हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपा एंड वेलकम टू टारगेट टिस एग्ज़ाम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण पेडागोजी के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है एनसीएफ। दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं तो एनसीएफ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर एनसीएफ आपने अच्छे से कर लिया ना तो आप पेडागोजी के मैक्सिमम 20-25 क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी। दूसरा पॉइंट है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड होते हैं ना, ये ऑप्शन को चूज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, जिससे हम क्वेश्चन को ईजिली चूज कर लेते हैं कि हाँ ये सही होगा, ये नहीं होगा। और जो तीसरा पॉइंट हमारा कि प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहला तो ये है कि आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कि हाँ हमारे एग्ज़ाम में पेपर कैसा आता है, और उस लेवल में आप तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो यूपी टेट और सी टेट होता है ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार रिपीट करता है, तो इसमें भी आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। और चौथा पॉइंट है आपके बच्चों के बारे में हम समझेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला पॉइंट है आपका एनसीएफ 2005। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक दस्तावेज होता है, जिसमें ऐसे बालकों की चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एनसीएफ के मार्गदर्शी सिद्धांत को हम जानेंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी क्या हमेशा ही ऐसे होता है कि जो भी आपके क्वेश्चन लेवल होते हैं ना, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा और इन पॉइंट्स को ही क्या करता है, ऑप्शन में डाल देता है। 3 पॉजिटिव पॉइंट रख देगा, एक नेगेटिव रख देगा, और बोलेगा कौन सा सही नहीं है। तो अगर आप ये पॉइंट अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो आप ऑप्शन बहुत अच्छे से नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो एक अच्छे अध्यापक के गुण यही होते हैं कि अगर अध्यापक कुछ भी पढ़ा रहा है तो उसको बालक की बाहरी परिवेश से जोड़ कर पढ़ाए, जिससे बालक जो चीज़ें देखता है हमेशा सुनता रहता है। अगर उस चीज़ में आप उसको ढाल के पढ़ा रहे हैं ना, तो उसका जो अधिगम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और स्थायी भी होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या करता है ना, ये कभी कभी ऑप्शन में ऐसी एड से लिख देता है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे की पढ़ाई है वो रटंत प्रणाली पर आधारित नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो भी बालक का पाठ्यक्रम है, जो भी पाठ्यचर्या है, वो बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। तो ये बिल्कुल ही सही है पॉइंट, क्योंकि इस एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को क्रिएटिविटी के द्वारा ही सिखाया जाए, जिससे उनका पहले तो जो भी उनका अधिगम है उसमें उनको इंटरेस्ट आता है और उनका अधिगम रुचि बन जाता है, और जब वो रुचिकर बन जाता है तो बहुत अच्छे से उसको सीख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। तो जो भी हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, इनके प्रति उनको जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो राष्ट्रीय एनसीएफ यही बोलता है कि जो भी हमारे मूल्य हैं उनको बच्चों को बहुत अच्छे तरह से सिखाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एनसीएफ के प्रमुख सुझाव। एनसीएफ ने क्या क्या कहा है बच्चों के बारे में, तो ये हम अच्छे से जानेंगे। तो एनसीएफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहता है कि जो बालक है वो सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई चीज़ों को आजमाए। एनसीएफ ये कहता है कि आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए, और बालक क्या करेगा, वो खुद अपने आप में सक्रिय है। आप उसको रोकिए टोकिए मत, क्योंकि बालक खुद नई नई चीज़ें आजमा कर, उसको तोड़ कर फोड़ कर गलतियाँ करके उसमें स्वयं सुधार करेगा। अगर आप उसको एक छोटे से बच्चे की कार दे देते हैं तो पहले तो क्या करेगा, उसके पुर्जे पुर्जे खोल के वो अलग कर देगा,
फिर सोचेगा कि मैंने कहाँ से इसको अलग किया, फिर वो उसको जोड़ेगा, और जब वो उसको एक एक करके जोड़ देगा तो क्या करेगा, वो इस नई चीज़ सीख लिया। तो इस तरह से बच्चों का क्या होता है, अधिगम तैयार होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। देखिए क्या होता है ना कि क्वेश्चन में दे देगा ना कि ऐसे सीखना, दे देगा कि सीखना डैश डैश है, और ऑप्शन में रहेगा कि सक्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय सामाजिक है। ऐसे आपको क्वेश्चन और ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोल प्ले करता है, जिसमें बोलता है कि सीखना सक्रिय और सामाजिक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सीखने में आंतरिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। आप सीखने में बार बार यंत्रों का यूज़ ना करें, बार बार मटेरियल का यूज़ नहीं करना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखने पे जोर देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे करके सीखते हैं ना तो उनको बहुत अच्छे से वो चीज़ें सीख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सीखने में डर अनुशासन की जगह आनंद और संतोष होना चाहिए। तो सीखने का जो डर है, अनुशासन है, ये कक्षा में तो अनुशासन होना ही नहीं चाहिए। और अगर आप बच्चे के अंदर डर रखते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं सीखने में बहुत ही पीछे हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि सीखने में डर अनुशासन नहीं होना चाहिए, जबकि आनंद और संतोष होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उनकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुभाषिकता। मैं आपको अभी आगे चर्चा करूंगी बहुभाषिकता के बारे में। तो अगर बच्चा कहीं से भी किसी भी परिवेश से पढ़ने आ रहा है तो उनकी भाषा को सॉरी उनकी भाषा को महत्वपूर्ण दिया जाए, कि वो चाहे जिस भी परिवेश से आते हों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उनको उनके मातृभाषा में ही सिखाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है आपका कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित की महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जो भी आपका प्राइमरी लेवल है इसमें भाषा और गणित को ही मेन माना गया है, क्योंकि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं इनके सिलेबस ही यही होते हैं। और इनका जो, जैसे अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई बालक है, तो अगर कोई प्राइमरी लेवल का बालक है और उसको हम ईवीएस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, पर्यावरण के बारे में सिखाना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे सिखाएंगे जब आपसे भाषा और गणित को ही रखना है। तो इसका आंसर होता है कि हम भाषा और गणित के द्वारा ही बच्चों को पर्यावरण के बारे में सिखाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बच्चे की, छोटे बच्चों की किताबें होती हैं, तो अगर हम गणित की किताबें ये ले लेते हैं, तो अगर गणित की किताबें अगर हम ले लें, तो जो बच्चों की किताबें होती हैं, तो अगर उसमें लिखा रहता है, एक छोटा सा लिखा रहता है और एक बड़ा सा हाथी बनाया रहता है, दो छोटा सा बना रहता है और दो बड़ी बड़ी तितलियां लगाई रहती हैं। तो इससे बच्चा क्या सीखता है, इन्वायरमेंट के बारे में भी सीख रहा है कि हाँ ये हाथी है। बच्चे का सबसे पहले ध्यान हाथी पे ही जाता है कि ये बड़ी सी एक हाथी है, तो हाथी कितनी है, तो एक है। तितली कितनी है, तो दो है। तो इससे बच्चों को गणित के बारे में भी जानकारी होती है, अब वो परिवेश के बारे में भी सीखता है। अगर भाषा की बात करें तो सेम प्रोसीजर है कि क एक छोटा सा बनाया रहता है, बड़ा सा एक कबूतर बनाया रहता है, ख छोटा सा रहता है, और खरगोश बड़ा सा बनाया रहता है। तो बच्चे ये भी सीखते हैं कि ये कबूतर है, मैंने उसको घर के पीछे देखा था, उस पेड़ की डाली पे देखा था। ये खरगोश है, ये तो मेरे अंकल के घर आता है, या फिर मेरे ही घर पे है। तो ऐसे बच्चे इन्वायरमेंट के बारे में सीखते हैं। तो भाषा और गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका बहुभाषिक कक्षा। मैंने आपसे बोला था ना बहुभाषिक के बारे में। तो देखिए मल्टी लैंग्वेज, तो बहुभाषिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 भाषाओं की वकालत करता है। त्रिभाषा सूत्र, अभी मैं आपको त्रिभाषा सूत्र के बारे में तो बता देती हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि त्रिभाषा सूत्र दिया किसने है और कब दिया है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं कि ये भी आपका होमवर्क रहेगा कि त्रिभाषा सूत्र कौन कौन से होते हैं और त्रिभाषा सूत्र किसने दिया है। ये आपका होमवर्क है और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भाषा की 4 कौशल की बात की गई है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो हम भाषा की 4 कौशल होते हैं, एक मिनट, भाषा के 4 कौशल होते हैं, जो कि है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको हम सुबोपली भी बोलते हैं। सुबोपली इसको शॉर्ट में बोला जाता है, जिसको बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। जैसे सु का मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं LSRW। इंग्लिश में बोला जाता है LSRW। इसका मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये होते हैं आपके 4 कौशल जो कि एक क्रम से चलते हैं। एक चीज़ और है, अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो भाषा के कौशल होते हैं इनके बारे में सत्य कथन बताइए। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो मैं आपको इस बारे में क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो भाषा के कौशल होते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन में यही होता है कि जो भाषा के कौशल हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा सूत्र ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। बच्चों को ज्ञात से अज्ञात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों को जो जानकारी है पहले आप उसे सिखाइए और उससे पता करिए कि कौन कौन से पॉइंट्स इनको नहीं पता है, और जो पता है उसको सिखाते हुए आप वो चीज़ें सिखाइए जो उनको नहीं पता है। सेम कंडीशन मूर्त अमूर्त में भी है कि पहले आप बच्चों को वो सिखाइए। देखिए, पहले मैं आपको मूर्त और अमूर्त को बातें बता देती हूँ। मूर्त का मतलब होता है कि जो आपके सामने है, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मूर्त चीज़ें होती हैं। अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जिसको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, या फिर जो हमारे सामने नहीं है, काफ़ी दूरी पे है, तो वो होती है अमूर्त। तो बालक को पहले मूर्त चीज़ें सिखानी चाहिए कि देखो बेटा ये क्या है, तो ये चीज़ है, ये वो चीज़ है। तो पहले आप उनके बारे में आप उनको अच्छे से समझाइए, फिर आप अमूर्त चीज़ों को बताइए। तो इसलिए कहा जाता है कि मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। तो देखिए, जो सजा है और पुरस्कार है, तो सजा तो एकदम एनसीएफ मानता ही नहीं है, लेकिन अगर पुरस्कार की बात करें तो इसको काफ़ी सीमित रखा है एनसीएफ ने। ये नहीं कि आप बार बार कहें कि बेटा एक गिलास पानी लाओ, या फिर बेटा तुम ये कर दोगे तो मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, वो कर दोगे तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। तो इससे बच्चे की आदत खराब हो जाती है, क्योंकि कल अगर आप बोलेंगे ना कि बेटा थोड़ा एक गिलास पानी ला दो, तो पहले वो बोलेगा पापा पहले 5 रुपए दो तभी मैं पानी लाऊंगा, पापा पहले 2 रुपए दो तभी मैं पानी लाऊंगा। तो इस तरह से जो बच्चे का अधिगम होता है वो सही नहीं हो पाता है, और उनकी आदतें भी खराब हो जाती हैं। तो जो भी आप पुरस्कार दे रहे हैं उसको सीमित रखें, बार बार उनको पुरस्कृत ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जो भी बच्चों की गतिविधियां होती हैं उनको आप अभिभावकों को भी जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों के बारे में सबसे ज़्यादा वही जानते हैं कि क्या वे कर सकता है, क्या चीज़ें इनको नहीं पता है, तो काफ़ी वो हेल्प कर देते हैं आपकी। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आप चीज़ें डिस्कस करके करते हैं तो कुछ सुझाव अभिभावक भी आपको दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो एकदम सही है, तो कुछ सुझाव अगर वो लोग दे देते हैं तो और भी अच्छे से अधिगम होता है। तो आपको अभिभावकों को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की सफलता का प्रतीक है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि आप बच्चों को मोटी किताबें ना दीजिए, पतली ही किताबें रहें, लेकिन उसके फैक्ट्स रहें। तो मोटी किताबों से आप दूर रखेंगे बच्चों को। नेक्स्ट आपको कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। तो जो भी मूल्य हैं आप उनको उपदेश ना दीजिए, लेक्चर नहीं दीजिए, उनको वातावरण के अनुसार ढलाइए, और वातावरण में अगर वो ढलेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। पुस्तकालय में ले गए और आप बच्चे को कहें कि जाओ तुम बस हिंदी ही तुमको पढ़ना है, बस हिंदी बैठ के पढ़ो, या फिर तुमको मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ो, 4 चैप्टर ही पढ़ो। ऐसा ना करें। ऐसा करने से बच्चे लिमिटेड हो जाते हैं और वो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। बच्चों को पुस्तकालय में ले जाएं और बच्चों को बोलें कि आपको जो मन कर रहा है, जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर पढ़ने का मन कर रहा है, आप पढ़िए और उसको अच्छे से सीखिए, और उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे बच्चे, और इससे आप एक चीज़ और पता कर सकते हैं कि अगर आप लाइब्रेरी में ले जा रहे हैं बच्चों को और बोल रहे हैं कि बच्चा आपको जो अच्छा लग रहा है वो पुस्तक निकालो और पढ़ो, तो अगर बच्चा जाके लाइब्रेरी से बुक निकालता है तो आपको एक चीज़ का पता चलता है कि आखिर बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि अगर 10 बच्चे हैं तो 10 अलग अलग करेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है, कोई बच्चा 2 भी किताब उठा सकता है। लेकिन मेरे कहने का सेंस ये है कि इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। तो इससे आप बच्चों को अच्छे से
गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम के मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। तो जो भी सांस्कृतिक कार्य है इसको आप अच्छी तरह से मनोरंजन की जगह पे, मनोरंजन का साधन तो ये होता ही है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम को सिर्फ आप मनोरंजन के रूप में ना कराएं, उनको उनसे बच्चे सीखें और बहुत जो भी उसके पॉइंट्स होते हैं उसको जाने समझे और सीखें। इस उपदेश से आपको कार्यक्रम कोई भी करवाने चाहिए। नेक्स्ट है आपको शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। जो भी शिक्षक हैं, अगर कहीं पे बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कहीं नई नई डिस्कवरी हो रही है, कुछ नया चीज़ें तैयार की जा रही है, तो वहाँ पे शिक्षकों को जाना अनिवार्य होना चाहिए और वहाँ पे जाना चाहिए ताकि वो भी बहुत अच्छी 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 चीज़ें सीखें और जो भी हमारे भावी बच्चे हैं उनको भी वो चीज़ें बताएं। नेक्स्ट आपका समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। तो जो भी बालक हैं उनको मानवीय संसाधन के रूप में होने का अवसर दें। बच्चों को हर एक रूप में ढालने की कोशिश किया जाए। नेक्स्ट है मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। कोई भी बालक है तो ये नहीं कि आप कक्षा 2 के बच्चे को हाई स्कूल का पेपर दे दें कि बेटा चलो इसको सॉल्व करो, या फिर कोई इंटर का लड़का है उसको दे दो कि तुम चलो कक्षा 5 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। तो मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अगर कक्षा 2 का विद्यार्थी है तो उस लेवल पे आपको क्वेश्चन पेपर तैयार करना है और उस आधार पे आपका पाठ्यक्रम भी होना चाहिए जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाएँ और उनकी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड होना चाहिए ताकि बच्चे जो देख रहे हैं वो सीख पाएँ। नेक्स्ट है आपका कि बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम हो। चहुमुखी विकास का मतलब होता है कि चारों तरफ से विकास, मतलब हर प्रकार का विकास हो बच्चों का, ऐसा पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कि सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। समावेशी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारे सीटेट के टर्म में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि समावेशी क्या होता है। देखिए, समावेशी शिक्षा होता है एक, और वातावरण को भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि समावेशी क्या होता है। तो समावेशी का मतलब होता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं 2 तरह के बालक, एक होते हैं सामान्य, एक होते हैं विशिष्ट। और इसमें हर प्रकार के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। किसी भी बालक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है कि तुम अंधे हो, तुम गूंगे हो तो तुम उधर पढ़ोगे, तुम ऐसे रहोगे। नहीं, सभी बच्चों को एक साथ बिठा कर एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है और उन लोग का अधिगम समान रूप से चलता है। तो समावेशी वातावरण का मतलब यही होगा कि ऐसा वातावरण जिसमें सारे बच्चे ही आ जाएं। तो ऐसे विद्यार्थियों को समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे वो किसी भी परिस्थिति में अच्छी तरह से खुद को ढाल सकें। नेक्स्ट आपका एनसीएफ की 5 विधियां, जो इस पे एनसीएफ जोर देता है, तो ये काफ़ी अच्छी विधियां हैं और ये आपको जानना चाहिए। तो पहला आपका है करके सीखना। किसी भी बालक को करके सीखने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिससे मैंने आपको बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि करके सीखने से जो बच्चे का ज्ञान होता है वो स्थायी होता है और उनका अधिगम जो होता है वो अच्छी तरह से होता है। दूसरा आपका है निरीक्षण विधि, तीसरा है परीक्षण विधि, चौथा है सामूहिक विधि, पांचवा है मिश्रित विधि। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा इसमें तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट आपका कि एनसीएफ में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक का ज्ञान स्रोत नहीं अपितु एक सुगम करता होता है। देखिए, शिक्षक का ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षक क्या है, तो शिक्षक एक सुगम करता है, एक मार्गदर्शन होता है, एक मार्गदर्शक होता है। तो एक सुगम करता होता है, सहायक दाता होता है। तो शिक्षक एक शिक्षक का स्रोत नहीं होता है, जबकि एक सुगम करता होता है, एक परामर्शदाता होता है, सहायक दाता होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा।